हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, या फिर आप लॉ स्टूडेंट हो जो कि आपका कोई सेमेस्टर में ये आने वाला है। सबके लिए हेल्पफुल होगा। हम यहाँ पर बेरेट का एक एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो बेसिकली आप देखोगे पार्टनरशिप एक्ट जो है ये आपका पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ था। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ था आपका, जो कि वहां से ये रिपील हो चुका है। आपने अगर पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपने देखा होगा चैप्टर 11 जो है वहां से रिपील्ड हो गया है, जो कि सेक्शन 239 से 266 में डील करता था। वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर ही था। लेजिस्लेटिव को लगा कि नहीं, एक प्रॉपर एक्ट बनाना चाहिए, तो उन्होंने वहां से हटाकर उसको वहां से रिपील किया और आपका ये नया एक्ट फॉर्म कर दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बेसिक सी हिस्ट्री है। कई बार एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ भी लिया जाता है, एमसीक्यू के तरह पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा चैप्टर। आपको मालूम होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो ही चैप्टर हैं जिनको रिपील किया गया है, एक तो चैप्टर 7 है और एक चैप्टर 11 है। चैप्टर 7 जो है सोगा से रिलेटेड है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, राइट। चलिए देखते हैं टोटल। देखिए अगर हम बात करें इस एक्ट की तो कितने चैप्टर्स हैं टोटल। चैप्टर जो हैं आपके, टोटल चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पर 8। टोटल 8 चैप्टर में बांटा हुआ है इस एक्ट को। टोटल सेक्शन की बात करें तो कुल मिलाकर 74 सेक्शन है आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। चलिए एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, सो ये आपका प्रियम्बल है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 1। जैसे कि आपको मालूम है हर एक एक्ट के अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट से शुरुआत होती है, जिसको हम सेक्शन 1 कहते हैं। तो सबसे पहला इस एक्ट को कहा क्या जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको नाम दिया गया है। दूसरा बात आती है कि ये कहां तक लागू होता है, तो ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, ये एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये हट चुका है। आपको मालूम होगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत काफी, कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से आपका ये हट चुका है और अब संपूर्ण भारत में सभी एक्ट लागू होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि आपका एक्ट फोर्स में कब आया। तो आपका एक्ट फोर्स में आया है 1 अक्टूबर 1932 से। देखिए पूरा एक्ट जो है 1 अक्टूबर 1932 में आया है, सिवाय एक सेक्शन को छोड़कर, एक्सेप्ट सेक्शन 69। और ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में आपका ये सेक्शन बात करता है, जो कि इसको आने में पूरा एक साल लग गया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 1 अक्टूबर 1933। पूरा एक्ट जो है 1932 को आया, सिवाय एक सेक्शन को छोड़ के, जो कि है सेक्शन 69। और वो कब आया, एक साल के बाद फोर्स में आया, जो कि है 1 अक्टूबर 1933, जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब देखिए बात उठी है रजिस्ट्रेशन की, तो समझ लेते हैं कि क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट हाँ कुछ फायदे हैं अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। हम डिटेल में समझेंगे जब हम सेक्शन 69 की बात करेंगे। ओके, सो ये आपका सेक्शन 1 था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। ओके, तो सेक्शन 2 में जो है बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं यहाँ पर, और ये सारी की सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट डेफिनेशंस में से। तो देखिए पहला अगर हम बात करें, आपका 2 का ए बात करता है एक्ट ऑफ अ फर्म। एक्ट ऑफ अ फर्म मतलब क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कोई भी एक्ट या कोई भी ओमेशन किसके द्वारा, बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, या फिर बाय एनी पार्टनर, कोई एक भी हो सकता है, या फिर एजेंट ऑफ द फर्म, जो कि क्या दे रहा है, विच गिव्स राइज टू अ राइट एनफोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। देखिए अब इन्होंने राइट एनफोर्सिबल लिखा है। बेसिकली देखा जाए तो राइट या लाइबिलिटी दोनों ही यहां पर है। अगर देखिए बाय और अगेंस्ट द फर्म, अगर यहां पर कोई भी एक्ट ऐसा किया जिससे राइट अराइज होता है, ठीक है, और वो फर्म के फेवर में, ठीक है, तो वो राइट है। बट अगर फर्म के फेवर में नहीं है तो वो लाइबिलिटी भी तो है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, मतलब कोई भी कार्य या कोई भी लोप या कोई भी भूल अगर कोई पार्टनर करता है जिससे कोई राइज, क्या राइट उत्पन्न होता है, ठीक है, और वो एनफोर्सिबल है बाय द फर्म, तो यहां पर राइट है। बट अगेंस्ट द फर्म है तो फिर वो लाइबिलिटी है, राइट। तो ये आपका 2 का ए है, जो कि एक्ट ऑफ अ फर्म के बारे में बात करता है। देन 2 का बी जो है, देखिए इसको इजीली याद कर सकते हो आप। एक्ट ऑफ अ फर्म की मैं ट्रिक देता हूं, ए से शुरू होता है आपका एक्ट, तो इसको इस तरीके से याद कर लो। बी से शुरू होता है बिजनेस, तो आप बी से इजीली याद कर सकते हो कि बिजनेस दिया हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल है, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, समझाने से कुछ है नहीं।
सी प्रिस्क्राइब नॉट इंपॉर्टेंट। देन सी का वन जो है रजिस्ट्रार के बारे में बात करता है। रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो कि अपॉइंट किया गया है सेक्शन 57 के 1 में इसी एक्ट में। तो हम वहां पर पढ़ेंगे, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट करती है, तो हम वहां पर डिटेल में समझेंगे सेक्शन 57 में क्या बात करती है। इतना बस आप ध्यान रखो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और सी के 1 में रजिस्ट्रार दिया हुआ है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डी, यहां पर बात करता है थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी कौन है इन रिलेशन टू फर्म या इन रिलेशन टू पार्टनर। थर्ड पार्टी कौन है, तो इन्होंने बोला वो व्यक्ति जो कि फर्म में ना तो पार्टनर है, मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, उसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे। मतलब फर्म के पार्टनर को छोड़ के कोई भी अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो वो थर्ड पार्टी है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देन ई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता है, देखिए जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, एक्ट ऑफ अ फर्म, बिजनेस, प्रिस्क्राइब्ड, रजिस्टर, ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशंस है। तो एक्सप्रेशन यूज हुए हैं आपके इस एक्ट में, बट मान के चलो डिफाइंड नहीं है। जैसे कि हम देखें ये सब डिफाइंड है आपके, जो हमने ये देखे अभी तक ये पूरे डिफाइंड है। अगर मानो ऐसा कोई एक्सप्रेशन यूज हुआ है इस एक्ट के अंदर जो हम आगे पढ़ने जाएंगे और डिफाइंड नहीं है इस एक्ट में, तो उसका मतलब कहां से लिया जाए? बिकॉज देखो, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो उसका मतलब कहां से लिया जाए? तो उसका मतलब लिया जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वर्ड यूज किया है जिसको यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है, तो आपको रेफर करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को क्लियर करने के लिए। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3, देखिए मैं यहां पर आपको ये भी बताते जाऊंगा, इस एक्ट के अंदर जो लोग होता है ना कि एग्जाम से कुछ समय पहले ही पढ़ रहे होते हैं और उनको इतना पूरा एक्ट तो वो पढ़ नहीं सकते, बट स्टिल आई विल टेल यू दो सेक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एटलीस्ट आप उतना भी करके जाओगे ना, तो एक फिर भी ये रहेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनमें से बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3 बात करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। कई यूट्यूब चैनल है बड़े बड़े जिन्होंने बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ है सेक्शन 3 का पार्टनरशिप एक्ट की। देखिए बेसिकली बात क्या करता है समझ लीजिए, एप्लीकेबिलिटी के बारे ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है कि जो अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आपको मालूम है पार्टनरशिप एक्ट जो है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 239 से 266 में आता था वहां पर, ठीक है। वहां से रिपील्ड हो गया, वहां से हट गया और यहां पर पूरा एक्ट बन गया। बट सारा ही थोड़ी ना हटा है, देखा जाए कायदे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, राइट। उसमें से कुछ चीजें हट गई हैं, बट बहुत सारे सेक्शन तो अभी भी वहां पर है ना, भले ही पार्टनरशिप से रिलेटेड ना हो, बट बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो बात करता है उन अनरिपील्ड प्रोविजंस की, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं, वो अगर मान के चलो वो इनकंसिस्टेंट है आपके इस एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट से, तो किसकी चलेगी? वो चलेगी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो अप्लाई होंगे फर्म्स के ऊपर। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रहा है तो बता देता हूं। देखो मान के चलो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बोलता है कि शक्तिमान और गंगाधर एक ही व्यक्ति है। क्या बोलता है? शक्तिमान और गंगाधर जो है वो एक ही व्यक्ति है। बट आपका पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो किसकी मानी जाएगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मानी जाएगी, क्योंकि देखो ये बोलता है हां और ये बोलता है ना, दोनों ही एक बात पर क्लैश खा रहे हैं, मतलब इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सेक्शन 3 बोलता है जो अनरिपील्ड प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं आपके इस एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है, क्लैश खा रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अप्लाई होगा फर्म्स के ऊपर। आई होप अभी आपको क्लियर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, पूछिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 4 बात करता है डेफिनेशन। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। तो देखो पार्टनरशिप क्या है, बड़ा ही सिंपल है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन जो कि एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली हम देखते हैं ना ऐसे एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, कि जैसे पे एजेंट जो है एक्ट करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो वैसे यहां पर हमें देखने मिलता है कि पार्टनरशिप क्या है, बेसिकली एक रिलेशन है कुछ लोगों के बीच जो मिले, बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, एक बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो वहां पर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेसिकली जो है कि या तो देखो जो ऑल मतलब तीनों पार्टनर्स करें, या फिर एक पार्टनर इन तीन के बिहाफ में भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो ले रहा है ये फर्म पर क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा फर्म को। तो ये मतलब होता है इसका
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेसिकली वो सब भी बाइंड होंगे, ठीक है, उस जो भी डिसीजन लिया गया है उस पार्टनर द्वारा। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है पर्सन के बीच हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, इसको याद कर ले। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर, अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो उनको पार्टनर्स कहा जाता है। जो लोग आपस में एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअली उनको पार्टनर कहेंगे, बट अगर हम बात करें कलेक्टिवली की तो उनको हम फर्म कहते हैं। और जिस नाम में वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी नाम यूज कर रहे हैं, उसको हम फर्म नेम कहेंगे। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। तो ये आपका पूरा पार्टनर, पार्टनरशिप, फर्म नेम यहां पर बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट आपको क्या होता है ना, मैच दी फॉलोइंग में भी पूछ लिया जाता है। यूजीसी नेट की बात करूं तो मैच दी फॉलोइंग करके पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए कि कौन सा सेक्शन क्या बात करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। सेक्शन 5 बात करता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। देखो बेसिकली पार्टनरशिप जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, कोई स्टेटस से नहीं कि हाँ ये दो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हाँ ये पार्टनरशिप है इनके बीच, नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है तब जाके आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो। देखो पढ़ते हैं इसको। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस एंड इन पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल भी दे दिए इन्होंने। जो HUF है, आपने सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अगर वो कैरी कर रहे हैं कोई फैमिली बिजनेस, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप है। अगर पार्टनरशिप में एंटर होना है तो वो अराइज होती है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड वगैरह बनती है, और काफी डिटेल में हम आगे पढ़ने जाएंगे अभी। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सी चीज है, कई बार पूछ लिया जाता है क्या पार्टनरशिप स्टेटस से अराइज होती है या कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट से। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। देखते हैं, देखिए इन डिटरमाइनिंग, अब क्या यहां पर बेसिकली डिटरमाइन कर रहे हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है किसी के बीच में या नहीं, या फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इनके बीच में पार्टनरशिप है। तो सेक्शन 6 इस बारे में कुछ बात करता है, बोलता है कि वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म। जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, कुछ लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये फर्म है या नहीं है, या फिर वेदर पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर, क्या फिर ये जो व्यक्ति है क्या इस फर्म में ये पार्टनर है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने बोला कि रियल रिलेशन देखना पड़ेगा बिटवीन दी पार्टीज, कि रियल रिलेशन कैसा है पार्टीज के बीच में, एज शोन बाय ऑल दी रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको देख के, परिस्थितियों को देख के समझा जाएगा कि क्या रियल रिलेशन है इनके बीच में, पार्टीज के बीच में या नहीं, और वही डिसाइड करेगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। कुछ एक्सप्लेनेशन यहां पर दिए हुए हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स। एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इसके दो पार्टनर्स है मान के चलो, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। अब दोनों का ही इसमें इंटरेस्ट है, और ये मान के चलो कुछ रेंट या कुछ भी इस तरीके से इनको प्रॉफिट करके दे रही है राइट, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो दोनों हैं ये क्या है, पार्टनरशिप में हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। देन एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस या फिर पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस। ये भी ये नहीं माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप है। देखो बेसिकली बात क्या कर रहा है, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है रिसीव हुआ किसी बिजनेस में, या फिर पेमेंट जो है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको उस पे पेमेंट मिलेगा, बेसिकली मतलब शेयर मिलेगा। अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनरशिप में हो, राइट। देन एंड इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और पेमेंट, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है जो कि रिसीव कर रहा है कोई प्रॉफिट में, शेयर या पेमेंट में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर है या वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। हो सकता है कोई और बिजनेस हो रहा हो और वहां से कहीं कुछ मिल रहा है, बट इट डजेंट मैटर। देखो पॉइंट्स को पढ़ते हैं एक एक और समझते हैं। पहला बात करता है बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। तो बेसिकली बात कर रहा है, इसको ऊपर से पढ़ना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे, यहां से पढ़ना है। द रिसिप्ट ऑफ सम सच शेयर और पेमेंट, रिसीव कर रहा है कुछ शेयर या पेमेंट कौन, बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, में जो एंगेज होने वाला है लेंडर ऑफ मनी उसको पैसा दे रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। दूसरा, बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, अगर सर्वेंट को या एजेंट को ऐसा रेम्यूनरेशन कुछ शेयर या पेमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, वो पार्टनर है, राइट। तीसरा, बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर एज एन्युटी, अगर उनको एज एन्युटी, आप पढ़ेंगे अभी हम
अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल एयर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि विडो या चाइल्ड जो डिजीज पार्टनर का जो विडो है या उसका बच्चा है उसको अगर ऐसा एन्युटी हम कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, वो पार्टनर बन गया है। देन डी बात करते हैं, बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल। अगर देखो कोई बिजनेस का गुडविल होती है, आपको मालूम होगा बिजनेस की गुडविल होती है, ठीक है, इतने सालों जो काम किया, एक मार्केट में वैल्यू है, जैसे कि एडिडास हो गया, ठीक है, लिवाइस हो गया, इन सबकी क्या है, गुडविल है मार्केट में। तो अगर कोई ओनर था पहले उसका और वो उसको बेच देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनरशिप में आ गया है उनके साथ। बेसिकली ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस ओनर है या पार्ट ओनर है बिजनेस का, मान के चलो इसके दो ओनर थे, ए और बी, तो ये पार्ट ओनर कहेंगे हम कि ये पार्ट ओनर है। तो एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ द गुडविल अगर उसको कोई अमाउंट या पेमेंट मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टनरशिप है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फिर ये व्यक्ति जो है ये पार्टनर है या नहीं। तो कैसे करती है, सबसे ऊपर हमें स्टार्टिंग में बताया था, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज देखा जाएगा। रियल रिलेशन क्या है, ये मतलब नहीं कि सिर्फ उनको प्रॉफिट मिल रहा है या कोई पेमेंट मिल रहा है तो वो पार्टनर बन जाएंगे और पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम से पूछा गया है, और अभी एक दो साल पहले ही यूजीसी नेट के एग्जाम में तो आपका ये क्वेश्चन आया था, जहां पर मैच दी फॉलोइंग करके उन्होंने दिया था, और फिर साइड में सेक्शंस दे दिए थे पूरे यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने जो सेक्शन में बोला गया है वो दिए थे, उन्होंने बोला था मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, और कई बार डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7, इसको बिल्कुल याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, देखो बेसिकली पार्टनरशिप एट विल होता है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, देखो आपको मालूम है पार्टनरशिप कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट से राइज होती है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें ड्यूरेशन नहीं दिया कि ये पार्टनरशिप कब खत्म होगी, देखो पार्टनरशिप कैसे कैसे फॉर्म हो सकती है, हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए उन्होंने फॉर्म करी हो, कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म करी हो, या हो सकता है कुछ समय के लिए की हो कि हम 2 साल पार्टनर रहेंगे, ठीक है। तो और अगर ड्यूरेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसका मतलब वो पार्टनरशिप एट विल है, कि मतलब जिस दिन मन खत्म हुआ कि हाँ अब पार्टनरशिप नहीं करनी, तो वहां पर पार्टनरशिप एट विल है, तो वहां पर उसको खत्म किया जा सकता है। इसको रीड करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, या फिर फॉर द डिटर्मिनेशन, की पार्टनरशिप को कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप कैसे खत्म करोगे, ठीक है। तो वहां पर अगर कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है तो उस पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल मानते हैं, जो कि सेक्शन 7 में डिफाइन है। आई होप क्लियर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप एट विल, अब पढ़ते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखिए जैसे कि हमने देखा ऊपर कुछ भी उन्होंने बताया नहीं था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर एडवेंचर या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए होता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई फर्म है एबीसी, जो है ये 3 लोग हैं, ये फर्म में एंटर होते हैं, राइट। अब ये 3 लोग फर्म में एंटर होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम कोई मूवी बिजनेस में उतरेंगे। तो पर्टिकुलर इनका कोई एडवेंचर है, कोई अंडरटेकिंग, या फिर कुछ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी तो इनकी पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप है, ऑब्जेक्ट इनका फुलफिल हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप का, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बेसिकली, या पर्टिकुलर कोई एडवेंचर के लिए, राइट। देन सेक्शन 9 अगेन देखिए, ये सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप पूरा एक्ट नहीं पढ़ना चाहते हो, बट स्टिल जहां मैंने हाईलाइट किया या जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, और इसको पढ़कर एटलीस्ट इनको तो पढ़कर जाना ही है हमें, राइट। सेक्शन 9 बात करता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के बारे में, कि जनरल ड्यूटीज क्या होती है पार्टनर की। कोई भी बिजनेस को करने जाएंगे तो कुछ जनरल ड्यूटीज होंगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं तो पार्टनर की जनरल ड्यूटी यही होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा फर्म को पहुंच सके, उतने ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, हम जस्ट रहे, हम फेथफुल रहे एक दूसरे के साथ। ऐसा ना हो कि कोई छुपकर कहीं और से प्रॉफिट बना रहा है, राइट। अगर ऐसा भी कुछ करता है तो पूरा प्रॉफिट जो है फर्म को उसको देना ही पड़ेगा। आगे प्रोविजन हम कहीं ना कहीं देखेंगे। तो बेसिकली कॉमन एडवांटेज, दूसरा जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, ये क्या है, जनरल ड्यूटीज है पार्टनर्स की। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स, जो कि पार्टनर, जो फर्म के पार्टनर उनको अफेक्ट कर सकती है, फर्म को अफेक्ट कर सकती है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन वो सारी जो है शेयर करना है। और ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर बिजनेस किया है तो उसके बारे में पूरी खबर जो है, प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन देनी है अपने पार्टनर्स को। ये आपका बात करता है कि जनरल ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 इस बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 की ओर। सेक्शन 10 बात करता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब अगर
कोई फ्रॉड करता है, कोई पार्टनर जो है फ्रॉड करता है फर्म के साथ और फर्म को होता है लॉस, तो पार्टनर की यहां पर एक तरीके से ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करेगी फर्म को जो भी लॉस हुआ है उस फर्म को, क्योंकि उसने कोई फ्रॉड किया है। सपोज करो अगर कोई पार्टनर यहाँ पर फ्रॉड करता है, इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि हो सकता है किसी को ना मालूम हो। इंडेमनीफाई बेसिकली होता है टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस, जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई, बेसिकली भरपाई करना। तो पार्टनर यहां पर भरपाई करेगा वो लॉस जो कि उसके फ्रॉड के कारण किसको हुआ है, फर्म को हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, इसको इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कुछ सेक्शंस को। देन आता है सेक्शन 11, बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो बेसिकली यहां पर बात कर रहा है जो राइट्स एंड ड्यूटीज को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली जब वो फर्म पार्टनरशिप जब पार्टनरशिप जो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख लेते हैं कि क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ ऑलरेडी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, राइट। तो बिटवीन द पार्टनर्स इन सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। देखो इसका मतलब क्या है, या तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड का पहले मतलब समझ लेते हैं। एक्सप्रेस मतलब बेसिकली बाय यूजिंग वर्ड्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया एक्सप्रेसली कि भैया ऐसे ऐसे अधिकार है, या फिर जनरल ड्यूटीज का जो हमने सेक्शन 9 पढ़ा कि ये जनरल ड्यूटीज रहेंगी पार्टनर की, कि एडवांटेज के लिए काम करना है, फेथफुल रहना है, ये सब आपने लिख दिया एक्सप्रेसली, आपने बाय यूजिंग वर्ड्स आपने ये एक्सप्रेस कर दिया। अब इंप्लाइड क्या होता है, इंप्लाइड देखा जाता है बेसिकली सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां क्या हैं। इंप्लाइड मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं, इशारों इशारों में, या फिर आप बस समझ जाते हो चीजें, राइट, तो वो इंप्लाइड होता है बेसिकली, ठीक है। देन आगे बढ़े, सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अब देखो ये नहीं है कि आपने लिख दिया ना उसमें तो ये पत्थर की लकीर हो गई कि अब तो लिखा गया, ऐसा नहीं है। देखो लिखा पार्टनर्स नहीं है, अगर सारे पार्टनर मिलकर, अगर ABC पार्टनर हैं और इन्होंने मिलकर इसको डीड को बनाया या कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, इन्होंने लिखा है ये चीजें, हो सकता है अगर इनको लगे बाद में कि यार नहीं कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो ये सारे अगर कंसेंट दे दें तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरिड मतलब कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कि पार्टनर्स की, सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। और ये कंसेंट कैसी हो सकती है, अगेन एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों ही हो सकती है। मतलब देखो इंप्लाइड यहां पर बेसिकली अगर बात चल रही है कि कुछ चेंज लाना चाहिए और तीनों पार्टनर्स मिलकर साथ में बैठे हैं, तो एक बोलता है हाँ हाँ लाना चाहिए, बी भी बोलता है कि हाँ नहीं हमें चेंज करना चाहिए, सी कुछ नहीं बोलता, बस अपनी मुंडी हिला देता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली उसने कंसेंट दे दी है। अगर उसको नहीं देनी होती तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट करता, कि उसको बोलता, रिफ्यूज करता कि नहीं नहीं लाना चाहिए, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं इंप्लाइड। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसेक्शन 2 बात करता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और यहां पर इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ लिया है रेफरेंस। देखिए सेक्शन 27 अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो क्या बात करता है, सेक्शन 28 बात करता है कि अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया, ऐसा कोई करार किया, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो वो हो जाएगा शून्य, मतलब हो जाएगा वॉइड, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली आप मना नहीं कर सकते किसी को कि आप यहां पर बिजनेस नहीं कर सकते, आप यहां पर दुकान नहीं खोल सकते, इतने साल की नहीं खोल सकते, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और उसके बारे में यहां पर बात हुई है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सच कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोवाइड दैट पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस। कि यहां पर इन्होंने अगर क्लियरली लिख दिया, जब इन्होंने एंटर हुए, ये पार्टनरशिप बनी, उन्होंने वहां पर लिख दिया कि अगर हम जब ये कर रहे होंगे तो कोई पार्टनर जो है कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेगा अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। मतलब ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर, अब यहां पर ये बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलो ये बनाते हैं एडिडास के शूज, राइट, एडिडास के शूज में ये डील करते हैं, और सी जो है चुपके से क्या करता है, अपना एक अलग फर्म बनाता है या कुछ बनाता है, और वो एडिबास के नाम से सेम क्वालिटी सेम पैटर्न इन्हीं की डिजाइन चुरा के एडिबास के नाम से साइड में बेच रहा है। तो मतलब बेसिकली आप अपनी ही फर्म को कॉम्पीट कर रहे हो बेसिकली आप, ठीक है। तो लॉस किसका होगा, ऑब्वियसली एडिडास का होगा। सेम क्वालिटी में अगर कॉपी मिलेगी, ये 4000 का जूता है और ये आपको 500 में मिल जाएगा, लोग खरीदेंगे, कुछ ना कुछ लॉस तो ऑब्वियसली होगा। तो यहां पर अगर ऐसा करा है तो ये गलत है। यहां पर जो इन्होंने रिस्ट्रेन लगाया है पार्टनर के ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रेन सही है,
ठीक है, ये आप ऐसा कर सकते हो। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आप लगा सकते हो। जैसे कि हम वहां की बात करें तो वहां पर गुडविल से रिलेटेड बताया गया था कि वो एक्सेप्शन है कि गुडविल के मामले में कर सकते हो। यहाँ भी पार्टनर जो है, यहाँ पर एडिडास का इनका बनाने का है शूज, तो उसकी गुडविल है मार्केट में, तो आप ऐसे साइड में कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हो क्रिएट जब तक आप पार्टनर हो। इवन वो ऐसी कंडीशन भी डाल सकते हैं, जब आप छोड़कर जाओगे इस पार्टनरशिप फर्म को तो आप सेम बिजनेस कुछ सालों तक नहीं कर सकते हो। वो कंडीशन भी वैलिड मानी जाती है गुडविल के केस में। आई होप क्लियर होगा, राइट। तो सेक्शन 27 का यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और बताया गया है कि पार्टनर जो है ऐसे बिजनेस को जो कर रहे हैं वो फर्म के अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकते जब तक वो पार्टनर हैं। ठीक है, ये आपका सबसेक्शन 2 बताता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सेक्शन 11 अगेन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कैसे कंडक्ट किया जाएगा बिजनेस को, तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। देखिए जब भी आप ये पढ़े ना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, थोड़ा सा आपको एडिशनल ज्ञान देता हूं मैं कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर वैसे तो हमने लिख दिया कि ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, बट जब यहां पे उन्होंने ये मेंशन कर दिया ना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर ए बी सी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होकर और इनमें से कुछ चीज ना भी हो और कुछ अलग चीजें भी मेंशन करी हो उन्होंने कि नहीं ऐसा ऐसा भी होना चाहिए, तो उसको मान्यता दी जाएगी, इनको नहीं। तो इसीलिए लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको उसके हिसाब से लिया जाए। बाकी हमने तो कुछ चीज यहां पर मेंशन की हुई है, जैसे कि क्या देखते हैं, एवरी पार्टनर इज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्ट ले सकता है। दूसरा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जब भी बिजनेस में कोई पार्टनर कुछ करेगा तो उसको थोड़ा सा केयर, प्रिकॉशन, इन सब चीजों का ध्यान रखना है जिससे कोई लॉस ना हो फर्म को। तीसरा, एनी डिफरेंस कोई अराइज होता है, अगर ऑर्डिनरी मैटर, देखिए बहुत सारे मैटर्स आते हैं फर्म के पास, उसमें डिसीजन लेना होता है, जब सब पार्टनर तो ऑब्वियसली कंसेंट लगेगी सबकी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला अगर मान के चलो 3 पार्टनर है, ए बी और सी, एक ने बोला यस, बी ने बोला यस, सी ने बोला नो, तो क्या करें, ऐसे तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा अगर कोई ना कोई ना कर देगा। फिर उन्होंने बोला बाय मेजोरिटी। अब मेजोरिटी क्या है, यहाँ पर 2 लोग हाँ कर रहे हैं ना, ये मेजोरिटी हो गई। तो जो पार्टनर्स की मेजोरिटी उससे डिसाइड किया जाएगा। कोई भी ऑर्डिनरी मैटर अगर इनके समक्ष आता है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की बात सुनी जाएगी। हाँ, और हर पार्टनर के पास राइट है कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। बट एक बार डिसाइड हो गया तो बात खत्म है। जब तक मैटर डिसाइड नहीं हुआ है ये भी अपनी ओपिनियन तो रख सकता है ना कि नहीं मैं इस चीज से, भाई मैं अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी कंसेंट नहीं दे रहा हूं। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और अगर बिजनेस के नेचर में ही कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो, कुछ अलग आप फील्ड में जाना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा कुछ नया कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो पार्टनर्स की, सारे पार्टनर्स की कंसेंट यहां पर लगेगी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। डी वाला बात करता है कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस। ऑब्वियसली देखो अगर आप बिजनेस करते हो तो अकाउंट्स, बुक्स, फॉर्म, ये सब बहुत सारी चीजें बनती हैं, नहीं बनती हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि लॉस हो रहा है, P&L, ये सब अकाउंट जो होते हैं। तो हर पार्टनर के पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट, इवन कॉपी भी ले सकता है, फोटो कॉपी भी करा सकता है फर्म के बुक्स की, जो मेंटेन कर रहे हैं, कितनी सेल हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे बिजनेस आया, कहाँ गया, किसने क्या डील किया, इन सबको वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी ले सकते हैं। ये हर पार्टनर के पास राइट है, उसका अधिकार है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ई वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करता है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में क्या होगा, तो बात करता है उसके एयर्स होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राइट। उसके एयर्स होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या कोई ऑथराइज एजेंट होगा, उसके पास राइट है, वो भी एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी वगैरह ले सकता है बुक ऑफ द फर्म की। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके एलआर, एयर्स या कोई ऑथराइज एजेंट है वो भी एक्सेस ले सकता है, क्योंकि फिर देखो क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो तो मिलेगा ना पार्टनर का, तो पार्टनर का प्रॉफिट उसके एयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, देखिए अगेन वही सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेक्शन 12 में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, राइट। इन्होंने बोला अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एक पार्टनर को हक नहीं है रेम्यूनरेशन लेने का, क्योंकि वो बिजनेस में पार्ट ले रहा है। बेसिकली मतलब जो बिजनेस कर रहा है पार्टनर, उसमें आपको थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा कि सर ये क्या हो गया, रेम्यूनरेशन क्यों नहीं मिल रहा है। देखो
प्रॉफिट मिलेगा ना पार्टनर को, जो कर रहा है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है, तो पार्टनर एंटाइटल नहीं है रिसीव करने के लिए रेम्यूनरेशन जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही मिलेगा ना, उसको रेम्यूनरेशन की क्या जरूरत है। देन बी बात करता है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द, ये देखो वही लाइन जो हम बात कर रहे थे आगे की, पार्टनर्स जो है वो एंटाइटल्ड नहीं कि उनको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। अगर उनको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 3 पार्टनर, तो बराबर बराबर बटेगा, जितना भी 33 हजार जो भी आ रहा है उतना उनको मिलेगा। यहाँ पर रेम्यूनरेशन की बात ही नहीं है। और इवन अगर लॉस होता है तो भी वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे उस फर्म को सस्टेन करने के लिए, अपने जेब से देना पड़े जैसे भी देना पड़े वो देंगे और सस्टेन करेंगे फर्म को। सी वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर आते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। मान के चलो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों आए, उन्होंने बोला पार्टनरशिप करेंगे, शेयर वगैरह सब सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे। इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट जब इन्होंने बनाया तो लिखा कि 1-1 लाख रुपए हम ऐसा कैपिटल लेके आएंगे और 3 लाख से हम बिजनेस शुरू करेंगे। ये भी 1 लाख लेके आया, ये भी 1 लाख लेके आया, ये भी, तो ये बेसिकली कैपिटल होता है कि ये कैपिटल है फर्म का, राइट। तो इसको बोला गया है कि जो पार्टनर है एंटाइटल अगर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर इस पे इसका कुछ इंटरेस्ट बनता है, ऐसा कुछ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा गया है और उनको उससे कुछ प्रॉफिट, वो कुछ इंटरेस्ट मिलना है, तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। ये ध्यान रखिएगा, लॉस हो रहा है तब भी उसको देते जाएं, कोई सेंस नहीं बनता। तो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट फर्म को होगा तो आपको इंटरेस्ट बकायदा मिलता रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने इससे आप मार्क कर सकते हो इसको कर लेना। बात करता है अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब ये पार्टनर 1-1 लाख लेके तो आए, बट कहीं पर कुछ जरूरत पड़ी बिजनेस करने की और कुछ तो एक्स मान के चलो 5 लाख रुपए और लगाता है इसके अंदर। तो ये ऐसा नहीं है कि दानवीर कर्ण है तो इसने 5 लाख रुपए लगा दिए, ऐसा नहीं है। ये जो भी अमाउंट इसने ज्यादा लगाया है, इसको या तो आप एडवांस एज अ डेट मान लो, लोन मान लो, कुछ भी मान लो, इस पेमेंट पर जो है उसको ब्याज मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, कोई भी पेमेंट, कोई भी एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के अमाउंट के अलावा, तो अगर वो करता है वो एंटाइटल्ड होगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। आई होप आई एम क्लियर टू यू, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6% साइड में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ई वाले पॉइंट पे, द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड इन लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टनर जो है बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करते वक्त उसको कोई अगर पेमेंट कर देता है या कुछ भी उसकी लाइबिलिटी, अगर कोई पेमेंट कर दे या कोई लाइबिलिटी अराइज होती है जिससे पार्टनर को नुकसान हुआ है, एक्स वाई जेड में से एक्स को नुकसान हुआ है, वाई को नुकसान हुआ, तो ऑब्वियसली जो फर्म है वो इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब क्या, बेसिकली भरपाई करेगी, राइट। देन आता है आपका ए बी सी डी एफ जी, ओके, ये आई, ओके, ई के अंदर ये 2 पॉइंट और दिए हुए हैं इन दी। हाँ, अब इन्होंने बोला कि ये जो पेमेंट या लाइबिलिटी, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखाए पार्टनर उसने ऐसा कर दिया, कोई बेवकूफी करा है, कोई निग्लेक्टफुल काम करके आ जाए, ठीक है, तो हम कर देंगे, नहीं। इन्होंने बोला ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट में आपने वो काम किया होना चाहिए, तभी हम भरपाई करेंगे। दूसरा, अगर इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी जहां पर फर्म को लॉस हो सकता है, उस लॉस से बचाने के लिए जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब आप मैं, जो कि एक रीजनेबल जजमेंट हम दे सकते हैं, कोई अगला पगला व्यक्ति उठा के नहीं, ठीक है। जो एक व्यक्ति है जो कि अगर किसी और का बिजनेस होता तो वो भी ऐसा ही डिसीजन लेता अपनी फर्म को बचाने के लिए, अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति जो करता, अगर वो उसने उस केस में किया है अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में जो करता, अगर वो उसने किया और उससे अगर कुछ लॉस बचाया है या हुआ है और उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो वो फर्म जो है उसको भरपाई करेगी। ये 2 पॉइंट्स है। देन एफ बात करता है, a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of। अगर कोई पार्टनर कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें फर्म का कोई बिजनेस को करते हुए अगर कोई ऐसा विलफुल निगलेक्ट, मतलब जानबूझकर कुछ ऐसी भूल चूक कर दे या कुछ ऐसा कर दे, तो अगर उससे फर्म को लॉस होता है तो कौन भरपाई करेगा? अब पार्टनर करेगा। अभी तक फर्म भरपाई करके आ रही थी, बट अब पार्टनर की अगर गलती से, वो भी विलफुल निगलेक्ट बोला गया है, राइट, तो ऐसा कुछ नेग्लिजेंस करता है तो फिर पार्टनर फर्म को उस लॉस की भरपाई करेगा। ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 13, यहाँ पर म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, साथ में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है पार्टनर्स इनमें से कुछ हटा दें, कुछ रख ले, कुछ अपनी नई एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस लिख दी मतलब ऐसा ही होना है, ये है, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के बीच में वो कैसे संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 की ओर।
सेक्शन 14 बात करता है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, तो बोलता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। जो प्रॉपर्टी है फर्म की वो इंक्लूड करती है क्या क्या, सारी प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी जो कि फर्म ने खरीदे हैं, एक्वायर किए हैं, परचेज किए हैं, या फिर बाय फॉर द फर्म फॉर द पर्पस इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस फर्म एंड आल्सो इंक्लूड्स आल्सो द गुडविल। गुडविल उडविल जो प्रॉपर्टी है, जो इंटरेस्ट है, राइट है, वो सब हम मानेंगे कि फर्म का है, राइट। गुडविल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देन इन्होंने बोला अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, जो प्रॉपर्टी और राइट्स और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी अगर एक्वायर्ड की गई है फर्म के पैसे से, फर्म के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कोई राइट एक्वायर किया या कोई इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में एक्वायर किया है, तो उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो एक्वायर्ड फर्म के लिए किया है, मतलब किसी पर्सनल उसके लिए नहीं किया है। तो बेसिकली ये है अनलेस दी कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर की बात करें, मतलब कि कुछ और अगर वो उस चीज से चाहते हैं, बेसिकली अगर कुछ और उनका आशा है तो वो, अदरवाइज अगर कोई भी फर्म के पैसे से कुछ खरीदा है तो मानेंगे कि फर्म के लिए ही वो चीज ली गई है। ये प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट स्टिल हमें समझना तो सब कुछ चाहिए, बाकी आप फोकस इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे रखिएगा। देन आता है आपका सेक्शन 15, बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसके एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है। ऐसा ना हो कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। पार्टनर जो है एक्सक्लूसिवली किस लिए करेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे, अगर कोई फर्म की प्रॉपर्टी है उसको यूज तो। और फिर भी यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है उसमें लिख दे कि नहीं यार पार्टनर्स कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, अगर उनके बीच ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 16 की ओर, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। मैं आपको ऑलरेडी एक चीज पहले बता चुका था, अगर कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कमाता है पार्टनर, ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, फर्म से छुपकर कमा रहा है और बाद में पता चल जाता है, तो उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटना क्या, देना पड़ेगा फर्म को। देखते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए कोई प्रॉफिट कमाया कोई ट्रांजैक्शन से ऑफ द फर्म, मतलब बात सपोज करो, इसका एग्जांपल लेते हैं, चलिए। ओके, एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है एक फर्म के अंदर, ठीक है, एक फर्म के अंदर ही पार्टनर है। एक्स बिजनेस कर रहा है, और देखो ऑब्वियसली तीनों ही कोशिश करते हैं बिजनेस लेके आने के लिए फर्म को, तो एक्स कहीं पर डील करता है। अब मान के चलो, सपोज करो हम जैसा एग्जांपल लिया था कि एडिडास के शूज में डील करते हैं और इसने शूज बेचा, हम एक शूज लेते हैं, इसने एक शूज सेल किया तो थोड़ा सा इजी होगा, और उसकी कीमत मान के चलो 2000 रुपए थी, बट ये जो है 2500 का बेचता है, ठीक है, 2000 का शूज ये 2500 में बेचता है, 500 रुपए खुद रख लेता है, 2000 फर्म में दिखाता है कि 2000 का बेचा है, ऐसा कुछ। तो जो भी इसने ये पर्सनल प्रॉफिट जो इसने ये ड्राइव किया है किससे, फर्म के ट्रांजेक्शन से, तो ये 500 रुपए उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, या फर्म के जो बिजनेस कनेक्शंस है उनका इस्तेमाल करके, या फर्म के नाम पर कुछ ऐसा करता है जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है उस अकेले को, तो वो प्रॉफिट जो है उसको पे करना पड़ेगा फर्म को। आई होप आई एम क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। तो यहां पर पे करना पड़ेगा फर्म को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अगर पार्टनर, जैसे मैंने देखा था ना एडिडास और एबीबास का मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, अगर एक पार्टनर जो है कैरी कर रहा है बिजनेस जो कि सेम नेचर का है, ये भी शूज बना रहे हैं, ये भी शूज बना रहे हैं, और कंपटीशन में है वो फर्म के, तो जो भी उसने पैसा अभी तक कमाया है सारा का सारा प्रॉफिट उसको फर्म को देना पड़ेगा। मतलब अगर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एक्स चोरी छुपे एबीबास के शूज बना रहा है और उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ इस महीने फर्म के कंपटीशन में, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख जो है एक्स वाई जेड की जो फर्म है इसको देना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन, देखिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट ये पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। अगर फर्म में कोई भी चेंज आता है तो फिर क्या राइट्स और जो ड्यूटीज हैं, जो दायित्व हैं, जो अधिकार है, क्या वो सेम रहते हैं या वो बदल जाते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जहां पर कोई भी चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशन फर्म में जो गठित किया गया है फर्म को, इसमें कोई बदलाव आता है, मान के चलो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली अब एक्स और वाई बचे, तो चेंज आया, जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंज आया, तो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज कैसे होंगे, तो उन्होंने बोला कि जब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा
द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, क्योंकि अब एक्स और वाई के बीच में होगी पार्टनरशिप, रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, जैसे वो एक्स वाई जेड के समय पर थे अब भी वैसे ही रहेंगे एक्स और वाई के बीच में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे वो एक्स वाई जेड के समय में थे अब सिर्फ एक्स और वाई बचे हैं, वो सेम रहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में। इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखें इस चीज को। देन नेक्स्ट आता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, एक्स वाई जेड जो तीनों थे इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 1 साल के लिए जो है इस फर्म को चलाएंगे। 1 साल खत्म होता है तो टर्म पीरियड जो है एक्सपायर हो गया बेसिकली। अब क्या होगा, क्या अभी भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, अगर ये तीनों अपनी कंसेंट दें तो इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर इस पार्टनरशिप को एट विल कहा जाएगा, क्योंकि अब कुछ वो नहीं है जो समय वो एक्सपायर हो गया है, अब इनकी मर्जी से चल रही है जब तक ये चलाना चाहें। देखिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, टर्म एक्सपायर हो गया है तब भी बिजनेस कैरी ऑन किए जा रहे हैं, तो म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज क्या होंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल सेम होंगे जैसे वो पहले थे। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि अभी पार्टनरशिप एट विल है, ना कि वो टर्म पीरियड के हिसाब से जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं सी वाले पर, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको बताया था पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमने देखा था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वहां पर हमने इसके बारे में बात की थी। अंडरटेकिंग्स, तो जहां पर फर्म का गठन इसलिए हुआ है टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मूवी कुछ कंस्ट्रक्ट करना, वहां पर हॉल, मूवी हॉल या फिर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये फर्म जो है बनी हुई है। देन जो म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज है पार्टनर्स को वैसे होंगे जैसे जो भी इनका ओरिजिनल एडवेंचर या अंडरटेकिंग होगा ना, उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, अब जैसे मान चलो ये बहुत सारे उसमें अलग अलग उसमें अंडरटेकिंग में कर रहे हैं, बट एक जो ये पार्टनरशिप होगी वो तो होगी ना, तो उसमें जो भी इनका ओरिजिनल जो होगा वो माना जाएगा और उसी हिसाब से ये सारे कैरिड आउट किएंगे अनटिल अनलेस कुछ अलग वो करे डिसाइड तो। राइट, इसलिए ऊपर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ये हर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हर ऑलमोस्ट हर सेक्शन में, जहां पर, क्योंकि देखो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो वो पार्टनर्स है, वो अपने हिसाब से संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं उनको क्या चीजें रखनी क्या चीजें नहीं रखनी, क्या पार्टनर कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये सब उनके हाथ में है, उनके ऊपर है, वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका सेक्शन 18 की पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही, पार्टनर एजेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया था, जो पार्टनरशिप की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब एजेंट क्या करता है, बेसिकली एजेंट जो है प्रिंसिपल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट एक्ट करता है। वैसे ही यहां पर भी इनके बीच में ऐसी रिलेशनशिप होती है कि जो पार्टनर है वो फर्म का एजेंट होता है, वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो एक्ट कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फर्म जो है वो बाइंड हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी, कि वो लाइबल, अगर लाइबिलिटी आती है तो भी प्रॉफिट होता है तो भी फर्म को मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर जो अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो फर्म उसके लिए लाइबल होगी जो एक्ट पार्टनर ने किया है। इसीलिए इसको कहते हैं कि पार्टनर जो है एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। आई होप आपको क्लियर है। राइट गाइस, अगर अभी तक आप बने हुए हो, वीडियो देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और इवन अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, देखो ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, तो इसको कभी भी रोकना नहीं है। अगर कुछ अच्छा लगा है, पसंद आया है, कोई लेक्चर समझ में आया है और मजा आ रहा है पढ़ने में, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 19 की ओर। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत समय बाद एक नया सेक्शन यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा होगा आपको। अभी तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, बट डायरेक्ट सेक्शन पर क्वेश्चन आता है, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर के रिसर्च करने के बाद ही लेकर आया, वैसे मैंने मन से नहीं यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो सेक्शन 19 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। देखिए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस सेक्शंस में हमने देखा था। जिनको नहीं, अगर कहीं बीच से वो देख रहे हैं तो एक बार पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस बेसिकली हम जब शब्दों का इस्तेमाल करके करते हैं, और इम्प्लाइड बेसिकली जो सर्कमस्टेंसेस के थ्रू हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? इम्प्लाइड को आप कह सकते हो इशारों इशारों में, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ए बी सी 3 लोग हैं, डिसाइड हुआ किसी मैटर पे, कंसेंट देनी नहीं देनी, दो ने हाँ हाँ बोला, तीसरे ने सिर्फ मुंडी हिला दी। ठीक है, ना हाँ बोला ना बोला, सिर्फ मुंडी हिला दी, या कुछ भी नहीं बोला, तो भी हम मानेंगे कि इसकी कंसेंट थी, इम्प्लाइड कंसेंट थी। ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को देखते हुए अगर इसको मना करना था तो ये ना बोलता, कुछ भी ना बोला, मतलब ऑब्वियसली की सहमति है। ठीक है, ठीक है,
तो ये आपका इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है। आप यहाँ पर वो भी ले सकते हैं कि अगर तुमने कुछ ना बोला तो क्या मैं तुम्हारी ना को हाँ समझूं, तो बिल्कुल सही। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, सबसेक्शन 1 बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, जो एक्ट है पार्टनर का, जो कि किया गया है कुछ भी बिजनेस में यूजुअल वे में किया गया है, तो फर्म जो है बाइंड होगी। मतलब अगर उसने यूजुअल वे में, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उसने कुछ ट्रांजेक्शन किया है, भले से कोई लाइबिलिटी अराइज हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो फर्म है बाइंड होगी। अगर उसने कुछ कहीं पर उसने कुछ कोई एग्रीमेंट या कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे फर्म को वो डिलीवर करना पड़ेगा, वो बाइंड कर सकती है थर्ड पार्टी फर्म को, क्योंकि वो एज एन एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, राइट। देन अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। ओके, बता रहा है कि इस सेक्शन के अंदर जो अथॉरिटी पार्टनर की बताई गई है वो इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। एक्सप्रेस होता है कि रिटर्न है, रिटर्न है या बोलकर है, कंसेंट दी हुई है, वो एक्सप्रेस हो गया। इंप्लाइड इज जो हमने एग्जांपल दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन सबसेक्शन 2, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज कस्टम और ट्रेड। देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट यहां से शुरू कर देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज, देखो क्या होता है ना, हर बिजनेस के कुछ कस्टम, कस्टम मतलब क्या होता है, कस्टम मतलब प्रथा, चली हुई आ रही है, दादाओं परदादाओं के समय से चली हुई आ रही, इस बिजनेस में ऐसा ही होता है, जो हम बोलते हैं ना कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वैसा अगर होता है तो फिर वैसा ही होगा। बट अगर उसके एब्सेंस है कि ना कोई यूसेज ना कस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो इन्होंने बताया कि इंप्लाइड अथॉरिटी पार्टनर की एम्पावर नहीं करती ये चीजें करने को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या है आपको मालूम है, ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स या कुछ भी बिगर बोले इंप्लाइड अथॉरिटी है, ठीक है। सरकमस्टेंसेस, फैक्ट्स, ये सब चीजों को देखते हुए, तो अगर ऐसा कोई कस्टम या यूसेज नहीं है, तो फिर इंप्लाइड अथॉरिटी ये चीजें नहीं कर सकते। डज नॉट एम्पावर हिम टू, किसको, पार्टनर को ये अथॉरिटी नहीं है। क्या नहीं है, पहला देखते हैं। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ फर्म टू आर्बिट्रेशन। मतलब बेसिकली देखो क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फर्म केस कर सकती है कोर्ट में। अब क्या होता है, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। बेसिकली ये होता है कि एक थर्ड पार्टी को, किसी आर्बिट्रेटर को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारे बीच में दो पार्टीज हैं, ठीक है, अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, ना कि कोर्ट के पास जाते हुए, और वो जो बोलेगा, वो जो अवार्ड देगा, बेसिकली जजमेंट को अवार्ड बोला जाता है उसके केस में, आर्बिट्रल अवार्ड, तो वो जो बोलेगा हम उसको मानेंगे। ऐसा एक आर्बिट्रेशन क्लॉज में उतरते हैं, काफी लोग उतरते हैं, जिससे फोकट इतने लंबे लंबे डिस्प्यूट में ना फंसा रहे। तो ऐसा कोई एक पार्टनर ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ, ले सकता है कब, जब सब पार्टनर की कंसेंट होगी। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है किसी पार्टनर के पास। हाँ, पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस कर सकता है, वो उसके लिए बाइंड रहेगा, उसको किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। बट ऐसे केसेस में जो हम पढ़ रहे हैं ए से लेके एच तक, यहां पर कंसेंट होनी जरूरी है, ये कोई इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। देन सेकंड, आप बैंक अकाउंट ओपन करके आ जाओ ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। एक्स वाई जेड की फर्म है, जेड गए चुपचाप से जाके अकाउंट अपने नाम पे ओपन करके आ गए, ठीक है। फर्म का अकाउंट खुद के नाम पे ओपन है, तो पैसा किसको जा रहा है, सब जेड को जा रहा है। कल को कुछ भी हो जाएगा, भग जाएगा जेड, तो जेड एक्स वाई क्या करेंगे फिर। तो आप बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम आप ओपन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कंसेंट हो। देन तीसरा, कॉम्प्रोमाइज रिलिंक्विश एनी क्लेम ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म, या फिर और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। तो बेसिकली अगर कोई राइट अराइज हुआ फर्म को, ठीक है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करके आ सकते, या आप छोड़ के नहीं आ सकते कि छोड़ो यार नहीं चाहिए क्लेम, ठीक है। आप ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश नहीं कर सकते। रिलिंक्विश बेसिकली कैंसिल कर देना, नहीं चाहिए, रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप। तीसरा, विड्रॉ नहीं कर सकते सूट या प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म ने फाइल करी थी, आप गए बढ़िया और आप जाके विड्रॉ करा के आ गए कि हमको कोई प्रोसीडिंग, हमको कोई सूट फाइल नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। एडमिट नहीं कर सकते कोई लाइबिलिटी ना सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी फर्म। फर्म के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई सूट चल रहा था, और आप जाके लाइबिलिटी एडमिट करके आ गए पूरी फर्म के बिहाफ में, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और फर्म के बिहाफ में आप कोई एक्वायर नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। एंटर नहीं कर सकते पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म में, आप कोई पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकते हैं, आपको कंसेंट लेनी होगी। बेसिकली ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ये सब आएगा अगर आप एक्सप्रेसली, अगर आप कहीं कंसेंट लेते हो सारे पार्टनर की, तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अदरवाइज इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि आप जाके पहले कराओ फिर बोलो कि यार मुझे तो इंप्लाइड अथॉरिटी थी, तो नहीं थी। ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 20 की ओर। सेक्शन 20 बात करता है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी।
कि कितना एक्सटेंड कर सकते हो, कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनर्स इन अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टनर्स के बीच एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी। जैसे ऊपर हमने पढ़ा इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये नहीं कर सकते, बट वहीं पर साइड में एक लाइन लिखी हुई थी सबसेक्शन 2 में, क्या कि इन द एब्सेंस, अगर एब्सेंस है यूसेज कस्टम ट्रेड का तो ये चीजें हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर वैसा कर भी सकते हैं, तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट। फिर लिखा हुआ है एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, जो कि फॉल कर रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर कोई पार्टनर कुछ करता है फर्म के बिहाफ में और वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली फर्म बाइंड होगी, फर्म बाइंड होगी, फर्म को मानना पड़ेगा, ठीक है, मना नहीं कर सकती। अनलेस, अब आता है इसका एक्सेप्शन, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner। सर ये क्या लिख दिया, सिर ही घूम गया हमारा। तो समझाता हूं, सुनो। एक्सेप्शन है, पहले बोला एम्प्लॉयड अथॉरिटी बाइंड करेगी अगर पार्टनर कुछ करके आता है और एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर अगर फॉल करता है तो वो बाइंड करेगा, बट कब बाइंड नहीं करेगा। अब मान के चलो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है। अब जेड जो है ये किसी थर्ड पार्टी से डील करता है, बिजनेस करता है, सपोज करो ए, ठीक है, ये इससे डील करता है। अब Z को, या हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्स वाई जेड को, इन तीनों को इतनी अथॉरिटी थी इम्प्लाइड कि 10,000 तक का डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा, 10,000 तक का डील कर सकते हैं। ए ये बात जानता था कि 10,000 से ज्यादा का नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट है, फिर भी ए इससे 1 लाख रुपए तक की डीलिंग कर लेता है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक की भी डीलिंग कर लेता। अब ए को मालूम था, थर्ड पार्टी को मालूम था, तो ऐसे केस में जो फर्म है वो बाइंड नहीं होगी, क्योंकि ए ऑलरेडी जानता था। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, वही एक्स वाई जेड और ए से डील कर रहा है। अब ए और जेड के बीच डीलिंग हो रही, बट ए को ये नहीं मालूम कि जेड जो है ये एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। ए तो समझ रहा है जेड को एक इंडिविजुअल और उस हिसाब से डील कर रहा है, ये कोई पार्टनर नहीं है एक्स वाई जेड फर्म में। जब ऐसा कुछ कर रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, और डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। ए को नहीं मालूम है कि जेड जो है एक्स वाई जेड फर्म में पार्टनर है, तो फिर तब भी जो है फर्म बाइंड नहीं होगी, क्योंकि एज अ फर्म की कैपेसिटी में तो किया ही नहीं है ना, राइट। तो अनलेस द पर्सन विथ हुम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, या तो उसको रिस्ट्रिक्शन मालूम है, जैसा हमारा फर्स्ट केस था ये वाला, यहाँ पर मालूम था कि 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकता, तब भी 1 लाख का कर लिया तो बाइंड नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल कि भाई जेड, ए को मालूम ही नहीं था जेड जो एक्स वाई जेड फर्म में पार्टनर है, तो भी यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा। आई होप क्लियर होगा। सेक्शन 20 एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है, पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 21 की ओर। सेक्शन 21, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो जाओ यहाँ पे कहीं। ओके चलिए, सेक्शन 21, सेक्शन 21 बात करता है पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अब देखो इमरजेंसी के केस में क्या होगा, पार्टनर की अथॉरिटी, हम ऑलरेडी एक पॉइंट हमने इससे रिलेटेड कहीं कुछ पढ़ा था कि अगर जो पार्टनर है, ठीक है, और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती जहां पर लॉस वगैरह हो सकता है, और ऐसा वो क्या करेगा, अगर वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी, जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता अपने बिजनेस में, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करेगा, अपने बिजनेस को बचाने की हर वो कोशिश करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी कर सकता है। पार्टनर इज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट, वो सारे एक्ट कर सकता है जिससे फर्म को प्रोटेक्ट किया जा सकता है लॉस से, जो कि कौन करता, वो व्यक्ति करता ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब ऐसा नॉर्मल व्यक्ति जो रीजनेबल थिंकिंग जजमेंट, जो रैशनल जजमेंट बना सकता है, वो उस केस में करता। वैसा ही एक पार्टनर भी कर सकता है, और वो जो एक्ट्स हैं वो फर्म को बाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फर्म को बाइंड करेंगे इमरजेंसी के केस में, अगर वो एक्ट करता है एज अ पर्सन ऑफ, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 22 बात करता है मोड्स ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। In order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or any other manner expressing implying an intention to bind the firm। बात कर रहा है बेसिकली मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट, कैसे आप कोई एक्ट करोगे इससे फर्म बाइंड हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, कोई भी एक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट किया या पार्टनर ने एग्जीक्यूट किया कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म करता है, किसके नाम पे, ऑब्वियसली फर्म के नाम पे,
ठीक है, या कोई अदर मैनर में एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी के साथ एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, तो वो बाइंड फर्म बेसिकली बाइंड हो जाएगी। ये सेक्शन 22 है। सेक्शन 23 बात करता है बेसिकली इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। तो देखिए आइए समझते हैं क्या बोलता है। अब बेसिकली यहाँ पर बात करता है कोई भी एडमिशन मतलब कुछ एडमिट किया या रिप्रेजेंट किया पार्टनर ने कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, मतलब बेसिकली जब बिजनेस कर रहा है, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस करते वक्त कोई पार्टनर कुछ एडमिट करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसको माना जाएगा फर्म के अगेंस्ट एज एन एविडेंस। और हाँ, ये किया होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। सपोज करो कि ए और बी जो है पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और अब जैसे हम एग्जांपल अभी तक शूज का लेते हुए आए हैं, तो शूज सपोज करें कि शूज की इनकी एक ये शूज सेल करते हैं, तो बेसिकली कोई एक्स मान के चलते हैं ग्राहक आता है और ये शूज पसंद करता है और इसको जो साइज है वो 9 नंबर आना चाहिए और बाद में कुछ डिफेक्ट निकलता है, तो ये बोलता है कि इसको मैं अंदर से, बी बोलता है मैं अंदर से बदल के लेके आता हूँ, दूसरा आपके लिए नया पीस लेकर आता हूँ। और गलती से बी जो है 8 नंबर शूज दे देता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो इसमें जो है ये एक्स जो है आगे क्लेम कर सकता है। बेसिकली ये एविडेंस होगा अगेंस्ट दी फर्म। ऐसा नहीं है कि ये बी ने किया, क्योंकि एक तो बैठा भी नहीं था, एक को मालूम भी नहीं था इस बारे में, बट लाइबल जो है पूरी फर्म लाइबल होगी बेसिकली उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस। इसको यूज किया जाएगा, इसको एविडेंस माना जाएगा अगेंस्ट दी फर्म इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। देन आगे बात करें सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर बेसिकली होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो डील कर रहे होते हैं डेली डे टू डे जो एक्टिविटीज में बिजनेस की, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको हम एक्टिंग पार्टनर कहते हैं। अब इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, अगर इस एक्टिंग पार्टनर को नोटिस है, नोटिस मतलब किसी बारे में सूचना है, कुछ जानकारी है, तो हम मानेंगे कि फर्म को भी इसके बारे में जानकारी, क्योंकि आपको मालूम है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर एजेंट को मालूम है तो हम मानेंगे कि प्रिंसिपल को ही मालूम है बेसिकली। तो यहां पर बात की जा रही है कि नोटिस टू अ पार्टनर जो कि हैबिचुअली एक्ट करता है इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द फर्म, उसको हम मानेंगे कि मान के चलो फर्म को भी नोटिस है, जो मैंने बताया। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। हाँ, इसका एक्सेप्शन है फ्रॉड। फ्रॉड के केस में हम नहीं मानेंगे कि नोटिस था। इसको एग्जांपल समझते, सपोज करें कि ए बी और सी ये पार्टनर है फर्म में। ठीक है, और ये डील करते हैं मान के चलो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल्स में। ठीक है, ये सेकंड हैंड मोटरसाइकिल परचेज करते हैं और उनको फिर बेचते हैं मॉडिफाई करके। ठीक है, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल्स वगैरह में। ठीक है, तो अब क्या होता है, सी जो है डील करता है जेड से, एक मोटरसाइकिल, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदता है, उसको मॉडिफाई करके फिर ये बेचेगा। ठीक है, अब जब ये करता है, एक्चुअली ये जो गाड़ी होती है ना, ये स्टोलन, ये चोरी की होती है, बट ठीक है चोरी की होती है, सी को उस समय तो नहीं मालूम होता, बट बाद में पता चलता है। ठीक है, कि वो जो चोरी, जो गाड़ी ली है वो चोरी की है। अब यहां पर लाइबल कौन होगा, तो लाइबिलिटी जो है ना पूरी फर्म की होगी। क्यों, क्योंकि सी ने क्या किया, हैबिचुअल एक्ट किया इन अफेयर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अब उसको अगर मालूम है ये चीज की स्टोलन है, तो वैसे नहीं वो नोटिस ऑफ द फर्म जाएगा कि हाँ फर्म को भी मालूम है। और अगर ये गाड़ी सपोज करो ए की थी, ए नहीं ये गाड़ी थी हम कह सकते हैं वाई की, तो वाई जाके क्लेम कर सकता है उस गाड़ी को। ठीक है, तो लाइबिलिटी किसकी आएगी, पूरी फर्म की आएगी। बट इसी केस में मान के चलो कि जो सी है, सी और जेड मिलकर गाड़ी चुराते हैं, ये दोनों मिलकर गाड़ी चुराते हैं, चोरी करते हैं। ठीक है, इस पर्पज से कि इसको मॉडिफाई करके बेचेंगे। अब यहां पर जो है ये फ्रॉड हुआ है। ये क्या है, ये सी क्या कर रहा है, ये फ्रॉड करा सी ने। तो यहां पर लाइबिलिटी पूरी फर्म की एबीसी की नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सी की होगी। ये आपका एक्सेप्शन है। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ नोटिस, अगर नोटिस का बेसिकली अगर एक्टिंग पार्टनर है, जो डेली के जो बिजनेस होते हैं, जो डीलिंग्स होती हैं उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्टिंग पार्टनर कहते हैं। और उनको अगर कुछ नोटिस है, उनको कुछ सूचना है, तो उसका प्रभाव क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि पूरी फर्म को उसके बारे में मालूम है, नोटिस है। बट अगर वो फ्रॉड करेगा या फ्रॉड कमिट करता है या विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, देन उसको हम नोटिस नहीं मानेंगे टू द फर्म, और ये जो है ये एक्सेप्शन है, देन ये चीज अलग हो जाएगी। आई होप सेक्शन 24 आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 25 की ओर, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनर की, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट आप इस पे स्टार मार्क कर ले, सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनर की, ये होती है जॉइंटली एंड सेवरली। ध्यान रखिएगा,
जॉइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी होती है। एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द डन वाइल ही इज अ पार्टनर। मतलब अगर एक करेगा तो भी ये तीन पार्टनर ये सब लाइबल होंगे, और ये सब करते हैं तब तो होंगे ही। तो जॉइंटली भी है, ठीक है, और सेवरली भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 26, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। फर्म की लाइबिलिटी क्या होगी अगर कोई पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स। पार्टनर्स की अथॉरिटी भी मिली हुई है। अगर लॉस होता है, इंजुरी हो जाती है टू एनी थर्ड पार्टी या कोई पेनल्टी इनकर्ड हो जाती है, तो फर्म लाइबल होगी टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टनर जो है कोई ऐसा एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट करता है या ओमेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और इवन उसको अथॉरिटी थी पार्टनर्स के द्वारा उस एक्ट को करने की, बट उसने वो जो एक्ट किया वो रॉन्गफुल है, ओमेशन है, और इससे अगर कोई थर्ड पार्टी को लॉस या इंजुरी होती या कोई पेनल्टी आ जाती है, तो फर्म लाइबल होगी टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। जैसे वो पार्टनर एक लाइबल है जिसने डील किया है, वैसे ही पूरी फर्म एबीसी की जो फर्म है सब लाइबल होंगे, राइट। Liability of the firm for wrongful act of a partner, then whole firm will be liable, right। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। तो बोलता है वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद हिज अपैरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट। अ पर्सन एक्टिंग विद इन हिज अपैरेंट अथॉरिटी, अगर वो कुछ पैसा लेता है या प्रॉपर्टी लेता है थर्ड पार्टी से, उसको मिस अप्लाई कर देता है, या फिर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस पैसा लेती है प्रॉपर्टी कोई थर्ड पार्टी से एंड उसको मिस अप्लाइड कर देता है बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। फर्म के पास थी और कोई पार्टनर जो है मिस अप्लाई कर देता है उसको, तो फर्म लायबल होगी टू मेक गुड द लॉस। अगर ऐसा कोई पार्टनर द्वारा मिस एप्लीकेशन हुआ है, जब यह प्रॉपर्टी फर्म के पास थी या पार्टनर के पास थी जिसको अथॉरिटी थी, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि अथॉरिटी थी, उसने पैसा लिया या प्रॉपर्टी लिया थर्ड पार्टी से, उसको मिस अप्लाई कर दिया, कहीं और तरीके से यूज कर लिया, देन क्या होगा, तो ऐसे में फर्म लाइबल होगी। फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। बेसिकली इंडेमनीफाई करने की बात कर रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि भरपाई करनी पड़ेगी फर्म को, उस व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को। दैट इज सेक्शन 27। देन सेक्शन 28 होल्डिंग आउट। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है तो आपने होल्डिंग आउट पढ़ा होगा। सेक्शन 28 जो है यहाँ पर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का होल्डिंग आउट के बारे में बात करता है। एनीवन हु बाय वर्ड, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एनीवन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या नोइंगली परमिट करता है हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म। मतलब कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या अपने आचरण से, कंडक्ट मतलब क्या है, अपने आचरण से रिप्रेजेंट करता है खुद को, या जानते हुए, ठीक है, या नोइंगली परमिट करता है खुद को कि रिप्रेजेंट करा जाए एज अ पार्टनर इन अ फर्म, तो वो लायबल होगा एज अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन जिसने इस भरोसे पर कि हाँ ये व्यक्ति यहां पार्टनर है, उसने क्रेडिट दिया, लोन दिया, कुछ भी दिया, कोई भी बिजनेस में एंटर हुआ उस फर्म के साथ। Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that representation has reached the person so giving credit, भले ही से उस व्यक्ति को ये ना मालूम हो कि इसने मेरे, कि मुझे, मैं इस पार्टनर हूं ऐसा सोचकर इसने क्रेडिट दिया। इसको एग्जांपल से समझते ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल ए बी जो है ये पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में। जेड जो है, ठीक है, ये ऐसा शो करता है कि ये पार्टनर है यहाँ पर, ठीक है। या फिर ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम बोल देते हैं अरे यहाँ अपनी ही शॉप है, सामान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है, अपना कर करके जो बोलने की आदत होती है हमारी, ठीक है, कि अरे वो तो अपने भाई की है, अपना, ऐसे जो बोलते हैं ना। अगर सपोज करो कोई डी व्यक्ति है, ये इस पे भरोसा करे कि हाँ इसने रिप्रेजेंट किया, कि जैसे मानो ये इसी की फर्म है, ठीक है, ये इसमें पार्टनर है, ठीक है, बाद में, और अगर ये इसको, इस फर्म को लोन दे देता है 1 लाख का, या बिजनेस में एंटर हो जाता है इनके साथ, तो बाद में जेड रिफ्यूज नहीं कर सकता। मतलब डी जो है अगर इस भरोसे पर, इस फेथ पर कि हाँ जेड जो है पार्टनर है, और इसको भले ही से जेड पे भरोसा था, भले ही फर्म पे भरोसा नहीं था, इस फेथ पे, इस रिप्रेजेंटेशन पे अगर फर्म को क्रेडिट दे देता है, भले ही से जो व्यक्ति जेड है इसको मालूम हो या ना मालूम हो कि इसने इस भरोसे पर फर्म को क्या दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड,
वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ द बिजनेस कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम। अब ए बी सी पार्टनर थे, ए बी और सी पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई तो बचे कौन, ए और बी। ठीक है, अब आफ्टर पार्टनर्स डेथ बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, एबीसी के नाम से ही चल रहा है। The continued use of that name or of the deceased partner name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or state liable for any act of the firm। अब मान के चलो कल को कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है इस फर्म के नाम पे, अब नाम तो एबीसी लिखा है जबकि सी तो कब का शांत हो चुका है, वो पार्टनर है ही नहीं, वो डिजीज हो गया है। ठीक है, तो क्या लाइबिलिटी सी के लीगल एयर्स पर आएगी, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पर आएगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी, लाइबिलिटी ए और बी के ऊपर ही आएगी, ऐसा आपका ये सबसेक्शन 228 का बोलता है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला हमने देखा कि यहाँ पर जेड जो है लाइबल होगा, भले ही से उसे मालूम है या नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ हो गया है, मेरे ऐसे रिप्रेजेंट करने से डी ने क्रेडिट दे दिया ए और बी को, ठीक है, इस फर्म को। ठीक है, बट जेड लाइबल होगा भले ही से उसे मालूम हो चाहे ना मालूम हो, आपने ऐसा शो क्यों किया, राइट। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा कि अगर एक पार्टनर डिसीज हो गया है और फर्म पुराने नाम पर ही काम कर रही है, कई बार ऐसा होता है कि पुराने नाम पर ही चलने रहते हैं, तो वहां पर जो है लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी उस डिजीज पार्टनर के कोई लीगल एयर या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। ये सेक्शन 28 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर दिस एक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 29 राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अब देखिए, सबसेक्शन 1 बात करता है ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म ईदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज और बाय द क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म टू interfere in the conduct of the business or to inquire accounts or to inspect the books of the firm, but entitles to transferee only to receive the share of profit of the transferring partner। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, ये तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर। आर जो है क्या करता है, अपना जो है वो इंटरेस्ट फर्म के अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो ये कौन हो गया, ये ट्रांसफरर हो गया, और ये व्यक्ति जिसको करा ये ट्रांसफरी हो गया, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये ए हम ले लेते हैं कि इस व्यक्ति को इसने ट्रांसफर कर दिया अपना इंटरेस्ट। ठीक है, हो सकता है एब्सोल्यूट ही ट्रांसफर कर दिया हो सकता है मॉर्गेज बंधक, ठीक है, चार्ज क्रिएट कर दिया है। अब ऐसे में क्या होगा, क्या इस व्यक्ति को अधिकार आ जाएंगे कि इस पूरी फर्म में ये जो है इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इंटरफेयर कर सकता है उनके बिजनेस में जो भी डेली के जो अफेयर्स होते हैं, क्या उनमें वो इंटरफेयर कर सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं कर सकता। क्लियरली लिखा हुआ है डज नॉट एंटाइटल, देखिए इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं, लिखा हुआ है डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, ये ट्रांसफरी है ड्यूरिंग द, जब तक फर्म चल रही है ये उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता उनके इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, एंड इवन इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता बुक्स ऑफ द फर्म। हाँ, सिर्फ क्या मिलेगा इसको, ये सिर्फ हकदार है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का, कि जो प्रॉफिट ट्रांसफरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट अब किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है बस शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, बाकी कुछ और अधिकार नहीं है। एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, वो जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे वो सिर्फ वो उसको मिलेगा, वो रिसीव करने का हकदार है, बाकी और किसी चीज का हकदार नहीं है। ठीक है, देन सबसेक्शन 2, इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड। अब अगर मान के चलो फर्म डिसॉल्व्ड ही हो जाए या फिर ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, कि अब उसका पार्टनर ही नहीं रहा, बट देखो उसका हक तो था प्रॉपर्टी में, जो कैपिटल वगैरह लेके आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, द ट्रांसफरी जो है एंटाइटल है अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर जो बचे, मतलब पी और क्यू जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं, इसके अगेंस्ट ए जो है एंटाइटल्ड है कि वो अपना शेयर मांग सकता असेट। देखो फर्म के कुछ असेट होंगे, हो सकता है 20-30 लाख 50 लाख के मान के चलो असेट्स हैं अगर फर्म के, तो इनको बेचकर जो हिस्सा आर को मिलना चाहिए था वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, आर को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो असेट्स हैं फर्म के टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंटाइटल, मतलब जिसमें आर एंटाइटल था, आर को मिलना चाहिए था, अब वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग दैट शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर फर्म बंद हो गई, अब ये डिसॉल्व हो गई, तो अब जो भी क्या होता है एसेट्स वगैरह बेची जाती हैं, लाइबिलिटी सेट ऑफ की जाती हैं, तो जो भी पैसा बचेगा, जो भी उसका बन रहा होगा आर का हक, वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। ये है आपका सेक्शन 29, ट्रांसफरी के अधिकार, ट्रांसफरी के राइट्स के बारे में बात करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 30 बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
इसको बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लें। माइनर के बारे में बात करता है और माइनर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो कि माइनर को एडमिट करोगे तो क्या होगा, कर सकते हैं पार्टनरशिप में, नहीं कर सकते हैं, क्या माइनर लाइबल होगा या नहीं होगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज हम वहां पर सारे सवालों को एक एक कर लेते हैं। सेक्शन 30, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, की माइनर को एडमिट किया जा सकता है बट बेनिफिट के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं सबसेक्शन 1। अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, कि पर्सन जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता फर्म का, बट अगर सारे पार्टनर कंसेंट दे दें तो उसको एडमिट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए। मतलब लाइबिलिटी अराइज होगी क्या? नहीं होगी, बेनिफिट होगा। बेनिफिट वो बकायदा उसको शेयर मिलेगा, बट क्या माइनर को लाइबल हम कर सकते हैं? नहीं। तो पहली चीज हमें समझ में आई कि अगर फर्म हम बात करें, पी क्यू आर 3 पार्टनर है और एस को एडमिट करना, एस जो है हमारा वो माइनर है, तो एडमिट किया तो जा सकता है जब ये तीनों कंसेंट दे दें तो एस को कर लेंगे, बट ये एस होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। क्या लिखा हुआ है कि उसको अधिकार है, वो अपना जो प्रॉपर्टी में शेयर लेगा, वो प्रॉफिट लेगा फर्म में, जो भी एग्रीड होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आकर ये लोग करते हैं। एंड ही में हैव एक्सेस, इवन उसके पास एक्सेस होगा कि वो बुक्स जो फर्म के हैं, अकाउंट्स जो फर्म के हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है एंड इवन कॉपी भी ले सकता है। तीसरा, सच माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। जो शेयर है ना वो लाइबल है। मतलब सपोज करो अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या उसको देंगे शेयर? ऑब्वियसली तब तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट। बट ऐसे में क्या होता है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लाइबिलिटी होती है, तो दूसरे पार्टनर फिर वो उतने लाइबल भी होते हैं जो भी लाइबिलिटी आई है। बट ऐसे में माइनर लाइबल नहीं होगा। हाँ, माइनर का जो शेयर है, जो शेयर बनता था, वो माइनर को नहीं दिया जाएगा, उतनी लाइबिलिटी है माइनर की। बाकी पर्सनली लाइबल नहीं है कि आप बोलो कि नहीं दिया तो आपके स्टेट जो संपत्ति उसमें से हम वसूलेंगे, नहीं, वो नहीं कर सकते। बाकी दूसरे के केस में ऐसा हो सकता है, माइनर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सबसेक्शन 4, such minor may not sue the partners for an account or payment of his share of the property or profits of the firm save when severing his connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by a valuation made as far as possible according to the rules contained in section 48। में कुछ बताया गया है वैल्यूएशन से रिलेटेड। बेसिकली बात कर रहा है कि जो माइनर है ना वो केस नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता पार्टनर्स पे। किस चीज के लिए? कि मुझे इस प्रॉपर्टी में से मेरा शेयर दो, मुझे इस फर्म में से प्रॉफिट दो। बट साथ में एक एक्सेप्शन है, अगर वो फर्म ही छोड़ रहा है, सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, तब वो मांग सकता है, राइट। और वैल्यूएशन वगैरह एज पर सेक्शन 48 में जो दिया है उस हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा, कितना मिलना बनता है। देन आता है आपका प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट ऑल दी पार्टनर्स जो एक्टिंग टुगेदर और एनी पार्टनर जो एंटाइटल है डिसॉल्व करने के लिए फर्म को अपॉन नोटिस टू अदर पार्टनर्स मे इलेक्ट इन सच सूट टू डिसॉल्व दी फर्म। अगर कोई पार्टनर है जो सब साथ में एक्ट कर रहे हैं और एंटाइटल है कि हाँ वो डिसॉल्व कर सकता है फर्म को दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देकर, तो और अगर वो इलेक्ट करता है कि हाँ अब हमें डिसॉल्व करना है फर्म को, एंड देयर अपॉन, तो वो सूट फाइल करता है और कोर्ट प्रोसीड करेगी विद दिस सूट एज वन फॉर डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स, एंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड अलोंग विद द शेयर ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर है जो एंटाइटल्ड है, जो कि फर्म को डिसॉल्व कर सकता है और वो सूट फाइल कर देता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट अगर उसको एज अ डिसोल्यूशन लेके जाती है फर्म को कि डिसॉल्व करना है, तो पार्टनर्स का शेयर डिटरमाइन होगा और साथ ही साथ जो माइनर था उसका भी शेयर वहां पर डिटरमाइन होगा अलोंग विद द शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 5, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है कि अब अगर माइनस शुरुआत में अगर बेनिफिट के लिए कर लिया जाता है, बट हमेशा तो माइनर माइनर नहीं रहेगा, मेजर भी होगा। अगर मेजर होगा तो लाइबिलिटी आएगी। तो यहां पर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उसको एक ऑप्शन दिया, बेसिकली उसको एक विकल्प दिया, ऑप्शन दिया माइनर को कि एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो मेजर हो जाएगा, मतलब 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो उसके पास 6 महीने होंगे, या फिर of his attaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership, या फिर उसको जब पता चलता है कि उसको एडमिट कर लिया गया है एज अ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, जो भी इनमें से डेट लेटर होगी, जो भी डेट बाद में होगी, या तो 6 महीने कब मेजर होने के बाद, या फिर जब उसको पता चला, जब उसके नॉलेज में आया, जब उसको ज्ञान में आया कि उसको एडमिट कर लिया गया एज अ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में से जो भी बाद में होगा,
सच पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस, तो वो जो माइनर है वो पब्लिक नोटिस देगा और उसके बाद ऑप्शन है इलेक्ट करने का कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है या रहना चाहता है या फिर छोड़ना चाहता है। देन दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम और दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, वो पब्लिक नोटिस देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिकली आपको बताना पड़ेगा कि आप पार्टनर रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फर्म। और जब वो ऐसा नोटिस दे देगा, अगर वो बोलता है कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो फिर वो एज अ फर्म का पार्टनर कहलाएगा, नहीं बनना चाहता है तो वो एग्जिट ले लेगा। देन प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो ऐसा नोटिस ना दे तो क्या होगा, उसको पार्टनर मान लिया जाएगा फर्म के अंदर 6 महीने के बाद। ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ, 6 महीने जैसे ही खत्म होंगे उसको एज अ पार्टनर कंसीडर कर लिया जाएगा, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो। सबसेक्शन 6, where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership in a firm, जहां पर कोई व्यक्ति को एज अ माइनर एडमिट किया गया है पार्टनरशिप के अंदर बेनिफिट के लिए, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie upon the person asserting that fact। बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है, देखो जो माइनर है, माइनर जिसको हमने बेनिफिट के लिए एडमिट किया है, अब 6 महीने हो गए, ठीक है, तो हम तो उसको पार्टनर मान रहे हैं, बट यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, उस पार्टनर, वो माइनर के पास होगा बर्डन ऑफ प्रूफ की, मतलब बेसिकली उसके ऊपर बर्डन है कि अब उसको प्रूव करना है कि वो ये प्रूव कर सके कि भैया मुझे तो नॉलेज ही नहीं था कि मुझे एज अ बेनिफिट के लिए इन्होंने पार्टनरशिप में ऐड कर चुके हैं या करा हुआ है, तो ये उनको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो एग्जिट भी कर सकता है, पार्टनर ना बना रहना चाहे तो, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, वो ये बर्डन ऑफ प्रूफ माइनर पर रहेगा कि वो प्रूव कर दे कि उसको बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में जो इन्होंने एडमिट किया है इसको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था इस पर्टिकुलर डेट तक, अब नॉलेज है तो फिर वो डिसाइड कर ले, ठीक है, बट ये प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, राइट। देन आता है आपका सबसेक्शन 7, वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, तो अगर वो व्यक्ति पार्टनर बन जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर, जब तक वो पार्टनर नहीं बनता तब तक माइनर जैसे ही चलेगा, जैसे ही पार्टनर बना अब वो पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज को सारे एक्ट के लिए, फर्म के जो भी एक्ट्स अभी तक किए, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, जब वो माइनर भी था ना और जब जो एक्ट हुआ है इवन उसके लिए भी वो अब लायबल हो जाएगा, क्योंकि अब एज अ मेजर वो पार्टनर बन चुका है, अब कोई बेनिफिट के लिए नहीं। तो हिज राइट्स एंड लाइबिलिटी एज अ माइनर पहले तो कंटिन्यू करेंगी, कब तक, जब तक वो पार्टनर ही बन जाता, बट जैसे ही पार्टनर बना ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लायबल, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी से, ठीक है, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, जो भी एक्ट्स फर्म ने किए हैं सिंस, देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, सिंस ही वॉज एडमिटेड, जब उसको एडमिट किया था to the benefit of partnership, and his share in the property and the profits of the firm shall be sure to which he was entitled as a minor, वो सब तो रहेगा ही, where such person elects not to be become a partner, अभी तो हमने देखा कि पार्टनर बनता है तो क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि अगर पार्टनर नहीं बनता है, अगर वो एग्जिट ले लेता है फर्म से तो क्या होगा, उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू करेंगी टू दोज ऑफ अ माइनर, माइनर जैसे ही उसकी राइट एंड लाइबिलिटी रहेंगी इस सेक्शन में अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स पब्लिक नोटिस, जब तक वो पब्लिक नोटिस देता तब तक जो है उसकी लाइबिलिटी माइनर के जैसे ही रहेंगी। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice, जब पब्लिक नोटिस उसने दे दिया उसके बाद फर्म कुछ भी करते रहे उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल है। सी he shall be entitled to sue the partners for a share of the property and profits in accordance with section 4, वो बाद में चाहे तो पार्टनर्स पर केस वगैरह कर सकता है, अपना शेयर मांग सकता है प्रॉपर्टी में, एंड जो भी प्रॉफिट वगैरह बन रहा होगा वो ले सकता है। Nothing in subsection 7 and 8 shall affect the provisions of section 28, तो जो 7 और 8 है आपका जहां पर बात की जा रही है, अगर वो पार्टनर नहीं बनता है या पार्टनर बनता है, ये आपका सेक्शन 28 पर असर नहीं डालेंगे। 28 क्या बात करता है ये देख लेते हैं, होल्डिंग आउट के ऊपर, ठीक है, होल्डिंग आउट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं क्या है क्या नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन कौन सा है आपका, ओके सो आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 4, अब जो आता है आपका चैप्टर 5 आता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर के बारे में बात करता है, चलिए देखते हैं। सेक्शन 31 बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, अब देखिए समझ में आ रहा है चैप्टर के नाम से ही, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, मतलब या तो कोई पार्टनर आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई पार्टनर बाहर, या तो देखो कोई पार्टनर आ रहा है इस फर्म में या फिर कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, सपोज करो कि PQR इस फर्म के पार्टनर है,
अगर ए आना चाहता है इस फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो क्या होगा, या फिर आर जो है जाना चाहता है, वो डेथ हो जाए या फिर छोड़ के जाना चाहे, जो भी हो, तो क्या होगा, वो सब बातें करेंगे यहाँ पर। सेक्शन 31 बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर आ रहा है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर ए जो है इस फर्म में आना चाहता है तो पी क्यू आर इन तीनों पार्टनर की कंसेंट क्या उसे लेनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल इन तीनों की कंसेंट लेनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Subsection 2. Subject to the provision of Section 80, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner. अब जो A आ रहा है, तो क्या ये सारे एक्ट के लिए लाइबल होगा फर्म के जो पहले से करते हुए आ रही, जब से फर्म बनी है? नहीं। जिस दिन ये एंटर हुआ, मान के चलो अगर ये 1 जून और 2023 को एंटर होता है इस पार्टनरशिप फर्म में, तो इस दिन से इसकी लाइबिलिटी शुरू होती है कि कोई भी एक्ट इस तारीख के बाद किया और लाइबल फर्म पे अगर कोई लाइबिलिटी आती है तो ए भी लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? ये आपका सबसेक्शन 2 बोलता है लाइबिलिटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 32, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। सेक्शन 32, अ पार्टनर में रिटायर, पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। देखो, आ रहा था कोई पार्टनर तो भी कंसेंट चाहिए थी, जा रहा है पार्टनर तो भी सबकी कंसेंट चाहिए। ठीक है, ये अदर है। सबसेक्शन बी, क्लॉज बी, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो भी जा सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लिया पार्टनर्स ने कि वो छोड़ रहा है, या फिर पहले से लिखा था कि कोई छोड़ सकता है बताकर, तो छोड़ सकता है। सी, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो नोटिस देगा इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, उसके इंटेंशन के बारे में, अपने आशय के बारे में बताएगा कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो ऐसा नोटिस देना पड़ेगा उसको अगर पार्टनरशिप इज एट विल है। ठीक है, पहला हमने देखा कंसेंट, दूसरा हमने देखा एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तीसरा हमने देखा एट विल। ठीक है। सबसेक्शन 2, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement। मतलब बेसिकली जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कोई भी लाइबिलिटी से to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party। अगर सपोज करो, इसका एग्जांपल से समझते हैं कि हमने देखा पी क्यू आर, ये तीन पार्टनर थे और आर छोड़कर जाना चाहता है। अब इसकी कोई डीलिंग हुई है जेड से, मान के चलें, और जेड और आर जो है एक एग्रीमेंट में आ जाएं। ठीक है, ये अगर आर जो है छोड़ते वक्त जेड से, थर्ड पार्टी है बेसिकली जेड, यहां पर इससे क्या कर ले, इधर लिख देते हैं थर्ड पार्टी, इससे एग्रीमेंट में कर ले, करार कर ले क्या, कि ये इसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, कि बेसिकली इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर ये ऐसा कर ले तो फिर क्या लाइबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के एक्ट्स के लिए जो इसके रिटायरमेंट के पहले किए गए, बिफोर हिज रिटायरमेंट, and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between such party and reconstituted firm। अब आर जो है और इनसे भी कर ले रहा है, पी क्यू से भी एग्रीमेंट में आ जा रहा है कि मैं लाइबल नहीं रहूंगा जो भी पुराने एक्ट्स हुए हैं। तो देखो, अब ये अंदर की बात है कि आर क्यों छोड़ रहा है, हो सकता है पी क्यू बोल रहे हो या जो भी उनके बीच में हुआ हो। ठीक है, अब वो छोड़ रहा है तो यहाँ पर एग्रीमेंट जेड से भी हो रहा है कि आर की लाइबिलिटी पुराने एक्ट्स के लिए भी नहीं होगी, और पी क्यू भी मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी लाइबिलिटी पुराने एक्ट्स के लिए नहीं होगी। तो यहां पर आर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है लाइबिलिटी से, थर्ड पार्टी से भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, मतलब जो पी और क्यू ही बचे हैं फर्म में, उनसे भी कर लिया आफ्टर ही हैड नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3, notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to the third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर पी क्यू आर जो है, तीन पार्टनर है, आर छोड़ के जाना चाहता है, अभी तो ये सब चीजों के लिए लाइबल होगा जो भी फर्म के एक्ट्स हैं, क्योंकि ये फर्म है। जिस दिन इसने रिटायर कर दिया, इसने पब्लिक नोटिस दे दिया, जिस दिन इसने पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद से अगर कोई भी एक्ट फर्म करती है तो उसके लिए आपका जो आर है लाइबल नहीं होगा। सिंपल है, यही तो हम पढ़ते हुए आए हैं कि आर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी ये पब्लिक नोटिस दे दिया तो। ओके, देन provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a party। प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, बात करता है जो रिटायर पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी कोई भी थर्ड पार्टी से
जो कि फर्म के साथ डील करता है ये ना जानते हुए कि जो पार्टनर है वो कौन है, विदाउट नोइंग दैट ही वॉज अ पार्टी की जो रिटायर्ड पार्टनर है। अगर पी क्यू आर से यहाँ पर एक्स जो है डील कर रहा है और एक्स को लगता है कि पी और क्यू ही पार्टनर है, तो क्या आर की लाइबिलिटी आएगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर रिटायर्ड पार्टनर लाइबल नहीं होगा थर्ड पार्टी के लिए जो डील करती है फर्म से ये ना जानते हुए कि वो पार्टी है। अगर एक्स को नहीं पता कि ये पार्टी है नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, पी और क्यू ही सिर्फ लाइबल रहेंगे। Subsection 4. Notices under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm. जो नोटिस है सबसेक्शन 3 में दिया जा रहा है वो कौन दे सकता है? रिटायर्ड पार्टनर जो है वो भी दे सकता है या फिर कोई अदर पार्टनर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जैसे कि हमने ऊपर देखा पी या क्यू, ये भी इस नोटिस को दे सकते हैं। बेसिकली पर्पस क्या है इस नोटिस को देने का? कि सबको पता चल जाए, जो बाहर लोग हैं फर्म के बाहर उनको पता चल जाए कि भाई अब सिर्फ यही पार्टनर है, आर पार्टनर नहीं है। क्योंकि ये बताने का मकसद ये कि अगर आर कल को कुछ कर जाए तो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी ना आए और अगर फर्म कुछ कर जाए तो आर के ऊपर लाइबिलिटी ना आए। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 33, एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। A partner may not be expelled from a firm by any majority of partners save in the exercise in good faith or power conferred by contract between the parties। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है मेजोरिटी अगर पार्टनर बोले तो बेसिकली इन्होंने देखो जनरल रूल पहले दे दिया कि पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते फ्रॉम अ फर्म बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब ऐसा नहीं कि अगर 3 लोग हैं तो 2 लोग मिलकर डिसाइड कर ले कि इसको निकालना है, तीसरे को आप ऐसे नहीं निकाल सकते। बट साथ ही साथ में इन्होंने एक सेविंग क्लॉज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? एक सेविंग क्लॉज कहते हैं। बेसिकली आप एक्सेप्शन भी कह सकते हो यहाँ पर कि कब कर सकते हैं, अगर गुड फेथ में और जो पावर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जो ये पार्टीज तीनों ने जब बनाया होगा, जब जब ये आए होंगे एंटर हुए होंगे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप डीड होगी, इसमें चीजें लिखी होंगी, वहां पर भी पावर दी हुई है और गुड फेथ में अगर ये करते हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं, एक्सपेल किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 जो प्रोविजन है सबसेक्शन 2, 3, 4, 32 के जो ऊपर हमने देखा रिटायरमेंट के बारे में, वो अप्लाई होंगे एक्सपेल्ड पार्टनर पर भी, जैसे मानो वो रिटायर पार्टनर है। 2, 3 और 4, ठीक है, कि पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बताना तो पड़ेगा ना किसी को एक्सपेल कर रहे हो तो, ठीक है, कल को कहीं आपका नाम ना खराब करे फर्म का। तो ये बेसिकली एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 34 बात करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के बारे में। देखिए इंसॉल्वेंसी बेसिकली मतलब हिंदी में हम कहें दिवालिया होता है, कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए और इसको एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे, कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि ये जो व्यक्ति है ये अब इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब बेसिकली उसके पास खुद के खर्चे पानी के लाले पड़े हुए हैं कि उसका पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो किसी की भी लाइबिलिटी चुका सके या जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा दे सके, तब उस व्यक्ति जो है खुद इंसॉल्वेंट जाता है, कोर्ट में अप्लाई करता है और कोर्ट अगर लगता है कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी ये सब वो सब नहीं है तो फिर उसको एज इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। तो जब कोई पार्टनर एक फर्म में जिसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, तब वो फर्म का पार्टनर होना सीज हो जाता है। ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट जिस दिन ऐसा ऑर्डर आया, ठीक है। वेदर और नॉट द फर्म इज डिसॉल्व, भले ही से फर्म डिसॉल्व हो ना हो उससे मतलब नहीं, बट पार्टनर जो है वो अब पार्टनर नहीं रहा उस फर्म का। सबसेक्शन 2 वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं ना, ये एक्सपल्जन ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं। वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जो पार्टीज एंटर होती है, जो पार्टनर्स एंटर होते हैं फर्म के, अगर डिसॉल्व नहीं होती है फर्म मान के चलो और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो स्टेट है पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म। बेसिकली देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी बचती नहीं है, बट कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो अब फर्म के कोई भी एक्ट के लिए लायबिलिटी नहीं आएगी उस व्यक्ति पे जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म एंड फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी अगर कुछ किया तो उसके लिए फर्म, देखो वाइसे वर्सा है, ना तो फर्म लायबल होगी इंसॉल्वेंट पार्टी के एक्ट के लिए या तो इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल नहीं होगा फर्म के कोई एक्ट के लिए। डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, कब? जब ऐसा ऑर्डर दे दिया कि अब ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है, तो ना तो
ये लायबल होगा अगर फर्म इस दिन के बाद कुछ करती है जिस दिन इसको इंसॉल्वेंट घोषित किया, और ना ही ये व्यक्ति लायबल होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल होगा। अब तो पार्टनर तो खैर बचा ही नहीं, जब वो सीज ही कर जाएगा इंसॉल्वेंट होना, तो बेसिकली जो इंसॉल्वेंट है वो भी व्यक्ति अब लायबल नहीं होगा फर्म के कोई भी एक्ट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 34 इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके सो आज हम इतना यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो है हम सेक्शन 35 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।